हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से गूगल केमिस्ट्री क्लासेस पर। मैं हूं आनंद ओझा। सबसे पहले तो बच्चों बहुत बहुत सॉरी यार, कितने लंबे समय के बाद मैं यहां पर आपके सामने आ पा रहा हूं। कुछ कारण से कुछ समस्याएं आ गई थी, इस वजह से नहीं आ पा रहा था। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप अपना बड़ा भाई समझ के, कुछ लोग छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अब से मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अब की जो क्लासेस चलेंगी वो अच्छे से चलेंगी और बढ़िया से रेगुलर मैनर में चलनी चाहिए, और मैं चलाऊँगा भी। तो मेरे वीडियोज़ आपको लगभग हर एक 2 से 3 दिन के इंटरवल ऑफ टाइम पे एक अच्छे वीडियोज़, 1 से 2 वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। सो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो रियली सॉरी कि आपको इतना देर वेट करना पड़ा। अब आगे से इस चीज़ का हम ध्यान देंगे। ध्यान क्या देंगे, हम वैसे भी ध्यान दे रहे थे, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जिसकी वजह से ध्यान नहीं दे पाया। कुछ समस्याएँ थी, इस वजह से नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब से रेगुलर मैनर में क्लासेस चलेंगी और अच्छे तरीके से मैं पूरा लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट कराऊंगा। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें होंगी हमारे सीरीज़ में, कैसे कैसे हम अरेंज करेंगे। पहले वीडियो में मैंने सारा इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो उस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं समय ज़्यादा नहीं बर्बाद करूँगा आपका, और आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताऊँगा कि किस तरीके से आप अब समझिएगा और किस तरीके से हम आगे सीरीज़ लेकर चलेंगे। तो स्ट्रैटेजी ये है कि हम अगले हर 1 से 2 दिन में, आपको 2 दिन में लगभग 1 से 2 वीडियो प्रोवाइड करेंगे। 30 से 35 मिनट का होगा, जो कि एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया है। उस स्पेसिफिक टॉपिक को उस 1 से 2 दिन में आपको 1 से 2 बार देखकर प्रॉपर वे में क्या कर देना है, तैयार कर लेना है, ताकि आपको पीछे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के समय देखना पड़ जाए उसको। ये इंटरवल ऑफ टाइम इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आप उस वीडियो को देखकर आप अच्छे से अपने आप को तैयार कर सकें, ठीक है। तो इस मैनर में चलेंगे, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। और आपको देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस पूरे सीरीज़ में। हम अच्छे से पढ़ाएंगे, हमारी सारी टीम अच्छे से पढ़ाएगी, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जिस तरीके से आप लोग चैनल को देख रहे हैं, शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसकी जो रेट है ना, उसको बढ़ने का जो रेट है वो बड़ा स्लो है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर यहाँ पर आपके सामने टीचर अगर मेहनत कर रहा है, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक सीक्वेंस मैनर में, एक मैनर में आपको सारी की सारी सीरीज़ देने के लिए इच्छुक है, टीचर करवाना चाह रहा है, तो कम से कम आप थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। फ्री में पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ चैनल को शेयर कर देना है, सब्सक्राइब करवा देना है लोगों से, अपने दोस्तों से, जो आपके पढ़ने वाले दोस्त हैं। गांव घर में नहीं भेजना है, अपने पढ़ने वाले दोस्तों को भेजना है, और लाइक एंड शेयर कर देना है। बस इतना ही कर दो, इतना हमारे लिए बहुत हो जाएगा। और साथ ही साथ आपके कुछ जो प्रीसियस कमेंट्स होते हैं ना, वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। तो आप कुछ अच्छे कमेंट अगर करेंगे, अच्छे का मतलब कि अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आपको मेरे ऊपर विश्वास है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप उसको कमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, बता सकते हो, जिससे कि क्या होता है ना, हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और जब हम मोटिवेट होंगे ना, तो अंदर से आप अपना जो बेस्ट होगा ना, वो मैं आपको पूरा दूंगा। तो थोड़ा सा बस ये हेल्प आपसे चाहिए कि कुछ अच्छे 2-4 कमेंट जो आप करते हैं, प्रॉपर समझ में अगर आ रहा है तो उसको प्रॉपर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि सर इसमें कुछ ऐड करना चाहिए, कुछ चीज़ें मिस हो रही है, तो उसको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं, ठीक है। लेकिन आपसे ये उम्मीद रहेगी कि प्लीज़ आप थोड़ा सा इस चीज़ को कंसिडर करिए, और ये अगर टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आप टीचर की मेहनत को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लोगों तक ये चैनल पहुँचाइए, सब्सक्राइब शेयर कराइए, ठीक है। चलिए, बाकी अब आपके ऊपर है, अगर आप अच्छा चाहेंगे तो अच्छा करेंगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम बात कर ली थी, जहाँ तक मुझे पता है हम लोगों ने लास्ट टाइम बात कर लिया था रिफ्लेक्शन के बारे में। डिटेल डिस्कशन मैंने कर लिया था। 2 मिनट के अंदर मैं क्विक रिवीजन करा दे रहा हूँ, उसको रिकॉल करा दे रहा हूँ आपको। रिफ्लेक्शन में मैंने आपको पढ़ा दिया था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे के बारे में। रिफ्लेक्शन में मैंने आपको बता दिया था प्लेन सरफेस के बारे में, कि एक प्लेन सरफेस होगा जिसका दूसरा सरफेस क्या होगा, पॉलिश्ड होगा, और पहला सरफेस क्या होगा, जिससे कि रिफ्लेक्शन का फिनोमिना डन होगा, जिससे कि रिफ्लेक्शन का फिनोमिना या रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। लॉज ऑफ दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, जिसमें पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये बताता है कि जो लाइट होती है हमारी, चाहे वो इंसिडेंट हो, चाहे रिफ्लेक्टेड हो, चाहे नॉर्मल, ये सभी के सभी एक पॉइंट पर, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, इंसिडेंट करते हैं। इसके बारे में बता रहा था पहला लॉ। दूसरा लॉ ये बता रहा था कि जो हमारा सरफेस है, यानी जो हमारे इंसिडेंट एंगल है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, जब वो इंसिडेंट करते हैं और रिफ्लेक्ट बैक होकर सेम मीडियम में ट्रैवल करते हैं, तो दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल है, दैट इज एंगल आई, और एंगल आर क्या था, आपस में बराबर था। साथ ही साथ यहाँ पर नॉर्मल के बारे में मैंने आपको डिटेल डिस्कशन किया था कि नॉर्मल क्या है। तो नॉर्मल एक डिमार्केशन या डिमार्केटेड लाइन है, या आप कह सकते हैं एक बाउंड्री है, जो कि ये दर्शाता है कि प्लेन सरफेस और 90 डिग्री, यानी प्लेन सरफेस, ये सरफेस है और ये नॉर्मल है, इसके बीच में जितने भी एंगल पर आप लाइट को इंसिडेंट कराओगे, वो सारी की सारी लाइट उसी सेम एंगल के साथ बाहर की ओर क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। यही फिनोमिना आपको दर्शाता था, यही मेन काम था कि इसका नॉर्मल का। दूसरा काम मैंने ये भी समझाया था कि अगर इंसिडेंट रे को नॉर्मल पर इंसिडेंट करा दिया जाए, तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल वो था, जो उनके बीच में जो एंगल बन रहा था, वो 0 डिग्री का एंगल बनने लगेगा। इसके बारे में भी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, वीडियोज़ यूट्यूब पर पड़ी हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं,
ठीक है, होप तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही होंगी। आज का जो हमारा सेक्शन होगा, आज का जो हमारा सेशन होगा बेसिकली कह सकते हैं, वो होगा रिफ्लेक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस से। यानी अगर हमारे पास सरफेस कैसा हो, स्फेरिकल हो, तब कैसे बात करेंगे। तो आपको यहाँ पर दो सरफेसेस के बारे में मैंने पहले ही बताया था। पहला सरफेस था प्लेन सरफेस, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप बताने वाला हूँ। दूसरा था स्फेरिकल, ठीक, स्फेरिकल सरफेस और प्लेन सरफेस, दो सरफेसेस के बारे में ओवरऑल आपको पढ़ना, आपके 10th स्टैंडर्ड के लेवल से सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज़ें पढ़नी है। बाकी चीज़ें और जो होंगी वो आगे फर्दर क्लासेस में देखी जाएंगी, लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड में आपको इतना ही देखना कि आपको अच्छा मार्क्स मिले और आपको अच्छा नॉलेज हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। इन डिटेल ही चलेंगे, एकदम परेशान मत होइएगा, ऊपर ऊपर से कोई नहीं पढ़ाया जाएगा, एकदम डिटेल डिस्कशन करेंगे प्रॉपर वे में। तो आपके पास प्लेन सरफेस है और स्फेरिकल सरफेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जब आपके पास प्लेन सरफेस होगा तो आपको पता होगा, जैसे ही दिमाग में आपको कोई कहेगा प्लेन सरफेस, तो आपको प्लेन सरफेस कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा सरफेस दिखेगा। प्लेन सरफेस दिखना भी चाहिए, ये होता भी है प्लेन सरफेस। यानी वो सरफेस जिसके पास सीधी सीधी सिर्फ लाइन्स हो, यानी जिनका एज जो हो, जिनका किनारा जो हो वो लाइन के फॉर्म में जाकर क्या हो, खत्म हो जाए। ऐसे सरफेसेस को हम क्या कहते हैं, प्लेन सरफेसेस कहते हैं। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई समस्या नहीं है। यानी प्लेन सरफेसेस कुछ और नहीं, ऐसे सरफेस जिनका एज हो, यानी जिनका एज जो हो वो लाइन के फॉर्म में जाके खत्म हो। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड, इस बोर्ड का जो एज है यहाँ पर किनारे में है, इस बोर्ड का जो नीचे वाला एज है यहाँ पर है, इस बोर्ड का ऊपर जो एज है वहाँ पर है, और ये जो किनारे एज है यहाँ पर है। यानी कहने का मतलब इस पूरे बोर्ड को अगर मुझे कहना होगा कि विच टाइप ऑफ सरफेस इज दिस बोर्ड इज, तो मैं कहूँगा सर ये बोर्ड कुछ और नहीं, प्लेन सरफेस है। कैसा सरफेस है, प्लेन सरफेस। वहीं पर जब हम स्फेरिकल सरफेस की बात करेंगे तो स्फेरिकल सरफेस का मतलब आपके दिमाग में स्फेयर बनेगा, और बनना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी स्फेरिकल सरफेस से मतलब सिर्फ और सिर्फ 100% स्फेयर नहीं है। स्फेरिकल सरफेस से मतलब है बच्चों कि वो सरफेस जिसके पास क्या हो, कर्वेचर हो, वो सरफेस जिसके पास मुड़ाव हो, झुकाव हो। मतलब समझना कि उसका जो एंड हो, उसका जो कॉर्नर का एंड हो, वो शार्प एंड ना हो, वो लाइन के फॉर्म में एंड ना हो, वो किसी न किसी तरीके से सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल के फॉर्म में एंड हो, यानी कर्वेचर बनाकर। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत इस बात में। कर्वेचर बनाकर क्या हो, कर्वेचर बनाकर एंड हो, कर्वेचर बनाकर क्या हो जाए, सरफेस एंड हो जाए। तो ऐसे सरफेसेस को हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल सरफेस कहते हैं। इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो स्फेरिकल सरफेस का मतलब वो सरफेसेस जो स्फेयर के हिस्से हों। और आपको पता है स्फेयर कैसा है, कर्वेचर है, स्फेयर के पास कर्व है, स्फेयर कुछ ऐसा है ना स्फेयर। तो स्फेरिकल सरफेसेस का मतलब यह है कि वो सरफेस जो स्फेयर के हिस्से हों, वो सरफेस जो स्फेयर के हिस्से हों। प्लेन सरफेस का मतलब वो सरफेस जो प्लेन हो, प्लेन का मतलब जिनका एजेस जो हो वो एक लाइन के फॉर्म में एंड हो रहा हो, दे आर नोन एज व्हाट, प्लेन सरफेसेस। इसके बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो प्लेन सरफेसेस का एग्जाम्पल अच्छा क्या है, तो सर प्लेन सरफेसेस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके घर में लगा हुआ मिरर। तो आप देखोगे मिरर चारों तरफ से कोना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे सर अगर मिरर को मैं गोला कटवा लूँगा तब क्या वो हमारा प्लेन सरफेस है, तो बिल्कुल है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लेन सरफेस का मतलब हमारा और स्फेरिकल सरफेस का मतलब ये होता है कि स्फेरिकल सरफेस 3 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशन होते हैं उसमें। यानी अगर उसके हिस्से को मैं कट करूंगा तो वो लाइन के फॉर्म में नहीं कट करेगा, वो पूरा का पूरा एक प्लेट के फॉर्म में ऐसा कट करेगा, जैसा मेरा हाथ दिख रहा है ना, ऐसा कट करेगा, कुछ इस तरीके से स्फेरिकल सरफेस होगा। समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पर मैं इस प्लेन मिरर को गोला करके अपने दीवार पे टांग दूंगा तो वो प्लेन मिरर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो प्लेन के फॉर्म में ही। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने एक मेजर डिफरेंस आपको बताया है। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये आ जाए कि प्लेन सरफेस को अगर मैं गोला काट दूं तब तो उसका एज शार्प नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर प्लेन सरफेस को मैंने जो डिस्टिंग्विश किया है, एक मेजर सेक्शन में डिस्टिंग्विश किया है कि प्लेन सरफेस को आप समझ सकते हैं कि उसके पास एज होगा, जबकि स्फेरिकल सरफेस के पास एज नहीं होगा, उसके पास क्या होगा, कर्वेचर होगा। समझ पा रहे हैं। तो अगर सर्कुलर सरफेस का मिरर ले लोगे तो उसमें भी एज होगा, उसके पीछे उसकी विड्थ नहीं होगी, उसमें मोटाई नहीं होगी, उस सर्कुलर क्या नाम है, सर्कमफरेंस पे भी क्या होगा, एज होगा, किनारा होगा उसके पास। समझ पा रहे हैं। तो स्फेयर कहने का मतलब पूरा बल्क सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक पूरे बल्की सिस्टम की बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल सिस्टम की हम बात करेंगे। तो प्लेन सरफेस के बारे में मैंने डिटेल आपको डिस्कशन कर लिया है। जो पीछे के जितने भी लॉज पढ़े थे, जितने भी सारी चीज़ें हमने पढ़ी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, वो प्लेन के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हमारा मेन डिस्कशन का टॉपिक होगा वो होगा स्फेरिकल सरफेस का टॉपिक, और उसी पर हमारा ज़्यादा जोर होगा, उसी पर हम ज़्यादा एम्फेसिस करेंगे कि हम आपको अच्छे से इस चीज़ को समझा सकें। तो मैंने यहाँ लिख दिया है थ्रू स्फेरिकल सरफेसेज। थ्रू स्फेरिकल सरफेसेज के बारे में आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि स्फेरिकल सरफेस का मतलब सीधा है कि स्फेयर। ठीक।
अब स्फेरिकल सरफेस में आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर अगर थ्रू स्फीयर कह रहा हूँ तो हमने तो बस फिगर में कुछ और ही सारी चीज़ें देखी हैं, तो उन्हीं सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर आपको स्फीयर की मदद से समझाने वाला हूँ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से कान खोलकर किताब कॉपी खोलकर सुनिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जब मैं स्फेरिकल सरफेस की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना क्या है, आपको इस पूरे चैप्टर में 2 स्फेरिकल सरफेसेस के बारे में पढ़ने हैं। इस पूरे चैप्टर में रिफ्लेक्शन के लिए 2 स्फेरिकल सरफेसेस के बारे में पढ़ने हैं, जिसमें से जो पहला सरफेस होगा वो होगा आपका कॉनकेव और दूसरा होगा कॉन्वेक्स। पहला सरफेस आपको पढ़ना होगा कॉनकेव सरफेस, यानी कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आरएस का मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, याद रखिएगा। शॉर्ट में मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको बता सकूँ। कॉनकेव में कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस पढ़ेंगे स्फेरिकल सरफेस के अंदर, और क्या पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या है इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि इस पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। रिफ्लेक्शन में 2 स्फेरिकल सरफेसेस पढ़ने हैं, पहला कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस और दूसरा कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जब हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि दे आर नथिंग बट पार्ट ऑफ अ स्फीयर। दे आर नथिंग बट पार्ट ऑफ स्फीयर। क्यों स्फीयर के पार्ट होंगे? क्योंकि आपको पता है कि इन्हीं दोनों को मैं क्या कह रहा हूँ, इन्हीं दोनों को मैं क्या कह रहा हूँ, स्फेरिकल सरफेस कह रहा हूँ। एक को कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दूसरा को कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जब आप कभी भी कॉन्वेक्स और कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखे होंगे तो आपको वो कैसा दिख रहा होगा, देखिएगा मैं फिगर भी इनका बना के आपको दिखा रहा हूँ। जब आप कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस को देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। अब आप वहीं जब कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। समझ पा रहे हैं? यानी इन दोनों फिगर को अगर आप समझ पा रहे होंगे तो अब आपके पास कुछ बचा नहीं है समझने के लिए, पूरा चैप्टर हो जाएगा क्लियर। लेकिन मैं आपको यहाँ डिटेल समझाऊंगा, समझिएगा। कॉनकेव मिरर को इस तरीके से बनाते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को इस तरीके से बनाते हैं। तो ये हमने बनाया कैसे बना दिया, कैसे हवा में इसको बना दिया जाएगा, उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को जो बनाया गया है वो कुछ और नहीं, किसी एक स्फीयर से काट कर बनाया गया है। स्फीयर के हिस्से से काट कर दोनों को क्या किया गया है, बनाया गया है। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं मेरे पास एक स्फेरिकल बॉल है, मान लीजिए एक स्फेरिकल बॉल है। कैसा स्फेरिकल बॉल है? ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल बॉल है, जो चारों आर पार आप जिसके देख सकते हैं। उस ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल बॉल में मैं क्या करूं कि कुछ 2 हिस्से को वहां से काट लेता हूं। तो एक हिस्सा ऐसे काट लिया, ये निकलेगा इतना चौड़ा, और एक हिस्सा और काट लिया तो इतना चौड़ा निकला। 2 हिस्से हमारे पास आ गए हैं। मेरा हाथ आप समझिएगा। तो ये दोनों हिस्से कहाँ के हैं? स्फीयर के हिस्से हैं। स्फीयर क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि स्फीयर 3 डायमेंशन है। मिरर क्या होगा? चौड़ा होगा ना, लाइन तो होगा नहीं। मिरर के पास स्पेस चौड़ाई होगी। तो चौड़ाई कब आएगी किसी स्फेरिकल सरफेस में? जब वो सर्कल नहीं होगा, कैसा होगा? स्फीयर होगा। स्फीयर के पास ही तो आपको चौड़ाई मिलेगी ना। समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब मैंने उस स्फेरिकल पार्ट से, उस स्फीयर से 2 ऐसे स्फेरिकल हिस्सों को क्या कर लिया है, काट लिया है, निकाल लिया है। तो जो एक स्फेरिकल सरफेस है, मतलब ट्रांसपेरेंट सरफेस है, उसको अंदर की तरफ जब मैंने पॉलिश कर दिया है तो वो क्या बन गया है? कॉन्वेक्स सरफेस बन गया है। अंदर की तरफ जब पॉलिश कर दिया और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऊपर का जो बल्की पोर्शन है, उसको जब बनाकर छोड़ दिया है तो उसको मैं क्या कहूँगा? कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ध्यान समझिएगा। स्फेरिकल पार्ट से मैंने 2 स्फीयर के हिस्से काटे हैं, ऐसे जैसे मेरा हाथ है। एक सरफेस के अंदर पॉलिश कर दिया है और दूसरा वाला सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग बन गया। जैसे ही अंदर पॉलिश कर दिया, दूसरा वाला रिफ्लेक्टिंग बन गया। यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम को एक तरफ से जैसे ही पॉलिश किया, दूसरी तरफ क्या बन गया? रिफ्लेक्टिंग बन गया। तो इस वाले सरफेस को, जो कि अंदर की ओर पॉलिश होगा और बाहर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, इसको कहेंगे कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। साथ ही साथ जब हमको ये कहना होगा कि कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, तो वो सरफेस जिसका ऊपर वाला पोर्शन, ये बल्की पोर्शन, पॉलिश्ड हो और अंदर वाला सरफेस क्या हो? रिफ्लेक्टिंग हो, ऐसे सरफेस को हम क्या कहेंगे? कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे। समझ में आया? द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स आर द पार्ट ऑफ व्हाट? स्फेरिकल सरफेस। आर द पार्ट ऑफ व्हाट? स्फेरिकल सरफेस। समझ में आ रहा है? तो स्फेरिकल सरफेस के दोनों पार्ट है कौन? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव को ड्रॉ ऐसे करते हैं, कॉन्वेक्स को ड्रॉ ऐसे करते हैं। ये जो मैंने डॉटेड लाइन एक कर्वेचर के ऊपर ड्रॉ की है, डॉटेड लाइन, इसको क्या कह रहे हैं? इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉलिश्ड रीजन को। इस पॉलिश्ड रीजन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये जो डॉटेड लाइन ऐसे ऐसे मैंने बनाई है, ये पॉलिश्ड रीजन को शो कर रहा है दूसरे तरफ। और जो आगे वाला पोर्शन है, यानी इधर वाला जो पोर्शन है, इधर की तरफ, ये जो पोर्शन है इधर की तरफ, ये पोर्शन, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसी तरीके से ये जो मिरर है, इसके इधर का पोर्शन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको?
तो स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स आर द पार्ट ऑफ व्हाट? स्फीयर। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब मैं अगर आपको ये सारी चीज़, ये बात समझ में आ गई होगी कि ये स्फीयर के हिस्से हैं, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूँ मैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज आर पार्ट ऑफ द स्फीयर। अब बात आ जाती है कि इफ दे आर पार्ट ऑफ द स्फीयर, इट मीन्स कि ये स्फीयर की प्रॉपर्टी को भी क्या करेंगे? सेटिस्फाई कर रहे होंगे, क्योंकि ये तो हिस्से हैं ना स्फीयर के ही। अब स्फीयर की प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं कि स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वही इनका भी वॉल्यूम होगा, क्योंकि इनको तो हम सरफेस निकाल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्फीयर की प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। स्फीयर की प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने ड्रॉ किया है, मान लीजिए मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये स्फीयर है, ठीक। तो आपको पता है स्फीयर का सेंटर कहाँ होगा? बीच में होगा, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। स्फीयर का सेंटर कहाँ होगा? बीच में होगा, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर स्फीयर का सेंटर बीच में है, तो जो हमने ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस को काट कर उस स्फीयर से निकाला है, अलग किया है, उनका भी सेंटर यही होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर इनको और इनको उठा के मैं फिर से इस पर जोड़ूंगा तो ये पूरे के पूरे फिगर को क्या कर देंगे? फिर से कंप्लीट कर देंगे स्फीयर को। और जैसे ही फिगर को, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर सरफेस जो लिया है, इस पोर्शन को इधर से गायब कर दे रहा हूँ और इस पोर्शन को इधर से गायब कर दे रहा हूँ। इसका क्या मतलब है समझिएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको और इसको उठाकर इस जगह पर फिल इन द ब्लैंक्स कर दूंगा, तो आपको दिख रहा है ना कि ये पूरा पूरा स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसको उठाकर फिल इन द ब्लैंक्स किया, जैसे ही उठाकर फिल इन द ब्लैंक्स किया, ये क्या बन गए? ये पूरा का पूरा स्फीयर कंप्लीट हो गया। समझ पा रहे हो? और जैसे ही पूरा का पूरा स्फीयर अपने आप में कंप्लीट हुआ, तो इसका मतलब है कि इसका सेंटर यहाँ पर कंसीडर करने लायक हम हो गए। इसका मतलब ये है कि चाहे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव हो, चाहे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स हो, दोनों ही केस में जो हमारा सेंटर होगा किसके लिए? सेंटर होगा किसके लिए? स्फीयर के लिए। स्फीयर का जो सेंटर होगा, इन दोनों के लिए भी वही सेंटर होगा। क्यों? क्योंकि दीज टू सरफेसेस आर द पार्ट ऑफ व्हाट? स्फेरिकल सरफेस। स्फीयर के दोनों क्या हैं? हिस्से हैं। तो अब यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझाने जा रहा हूँ, तो अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिएगा, द इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू द स्फेरिकल सरफेस। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल सरफेस हेडिंग डाल लीजिए, या फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर डाल लीजिएगा। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, फिर मैं लिखना शुरू करता हूँ, फिर समझाना शुरू करता हूँ। देखिए, फिगर आपने बना लिया होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आई होप मैं इसको मिटा देता हूँ, इससे क्या होगा कि स्पेस हमें मिल जाएगा समझाने के लिए आपको। आइए, जब मैंने आपको हेडिंग लिखवा दिया कि सम इंपॉर्टेंट टर्म्स या इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल सरफेस और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, तो वो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, वो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, अपनी कॉपी में आप चाहे तो वीडियो को कंप्लीट होने के बाद जब वीडियो को सुनिएगा, स्टॉप कर करके धीरे धीरे लिख लीजिएगा एक जगह, या फिर अगर आपको मन नहीं करेगा, अगर आपको वीडियो में ही समझ में आता है, तो 1 से 2 बार इस वीडियो को ही देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं एकदम क्रिस्टल पढ़ाने वाला हूँ सारी चीज़ें। मैंने आपको पढ़ा क्या दिया, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। मैंने आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में पढ़ा दिया है, वो भी प्लेन के बारे में। प्लेन जैसे ही खत्म हुआ, मैंने रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल सरफेस को उठा लिया है, और स्फेरिकल सरफेस में मैंने आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बता दिया है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस या मिरर कुछ और नहीं, किसी स्फेयर के हिस्से हैं, इसके बारे में बता दिया है। और अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेसेस जिससे कि रिफ्लेक्शन का फिनोमिना डन हो रहा है, इनकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, जिसकी मदद से ही आप रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को क्या कर सकते हो? डन कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। तो उन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कह लीजिए, टर्म्स कह लीजिए, उनको हम यहाँ पर जानने जा रहे हैं। ठीक है, तो उन दोनों में से मैं एक सरफेस को कंसिडर करूंगा, बाकी आप दूसरे के लिए एज इट इज समझ सकते हैं। एक को अगर समझ जाएंगे तो सारी की सारी जो प्रॉपर्टी होंगी दूसरे के लिए भी ये वही होंगी, क्योंकि ये पूरी पूरी प्रॉपर्टीज स्फेयर को सेटिस्फाई करने जा रही हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने एक सरफेस ले लिया है। कौन सा सरफेस है ये? कौन सा सरफेस है? आप लोग फटाक से तुरंत मुझे बता देंगे इतनी देर में। इसको कहेंगे कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर या फिर कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप कह सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने ये कंसिडर किया। तो आपको ये पता होगा कि अगर ये जो कॉनकेव सरफेस हमने माना है, ये कुछ और नहीं स्फेयर का हिस्सा है, तो जो इसका आउटर सेंटर होगा, जो बाहर का जो सेंटर बन रहा होगा, वो सेंटर जो स्फीयर का होगा वही इसका भी सेंटर होगा। तो उस सेंटर को मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ करके नाम दे रहा हूँ क्या? सी। यानी अगर मैं इसको स्फीयर का हिस्सा मानूंगा तो ये स्फीयर है और ये सेंटर स्फीयर का सी है। तो जो ये पोर्शन है, ये जो पोर्शन मैंने काट के निकाला है वही यहाँ पर ड्रॉ किया है।
तो उसका इस पूरे स्फीयर का जो सेंटर होगा वही किसका सेंटर होगा, इस सरफेस का भी सेंटर होगा। समझ पा रहे हैं आप? कोई बात नहीं, समझ में आएगा धीरे धीरे, आप आराम से समझिए, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं आज इस पूरे टॉपिक में। आपको अभी तक आपने जो भी नहीं पढ़ा था वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होने वाली हैं। इसको क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे। अब अगर ये स्फीयर का सेंटर है तो इस कर्वेचर का भी सेंटर होगा। कर्वेचर क्या है, मैंने पहले ही आपको बता दिया, जो कर्व्ड पोर्शन है, झुके हुए पोर्शन, यानी जिनका जो एरिया कह सकते हैं आप, या कह सकते हैं जो एज होगा वो कैसा हो, स्फेरिकल शेप में हो, टर्न हो, जिनके अंदर एंगल्स का फॉर्मेशन ना हो लेकिन टर्न हो, झुकाव हो, स्लोप हो, बेसिकली एक तरीके से ये आप कह सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है। फिगर से आप चीज़ें ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। ये हो जाता है क्या, प्लेन, और ये हो जाता है क्या, कर्वेचर। दिस इज कर्वेचर, दिस इज प्लेन। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें बहुत बड़ा साइंस नहीं है। आइए देखते हैं, मार्कर बार बार खत्म हो जा रहा है, एक सेकेंड। अब देखिए दूसरी चीज़, अगर मैंने आपसे कह दिया कि ये सेंटर है आपका, तो इसका मतलब ये है कि सेंटर का कुछ नाम होगा, क्योंकि भाई ये क्या है, कर्वेचर है किसका, ये कर्व पार्ट है किसका, स्फीयर का। तो इस सेंटर का एक नाम होता है जिसको कहते हैं, यहाँ नाम देखते चलिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हर एक पॉइंट का नाम लिखूंगा, जो पहले मैं डिफाइन करना चाहूँगा उसका नाम होगा सेंटर ऑफ, आप भी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट मींस कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ और नहीं, सेंटर ऑफ दैट स्फीयर है जिसको कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम दे रहे हैं, फॉर दिस कर्व पोर्शन, फॉर दिस कर्व पोर्शन। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं सी। होप आपको यहाँ से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो जरूर बता दीजिएगा, एक बार उसको सही करा लिया जाएगा। नहीं होगा तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहला जो पोर्शन है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ब्रैकेट में सी। कोई दिक्कत? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है मेरे बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ और नहीं, ध्यान से सुनना उसके बाद लिखना। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। बिकॉज दैट कर्व पोर्शन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ व्हाट, स्फीयर, दैट्स इट। दूसरी पॉइंट, एकदम साफ साफ बोल रहा हूँ एक एक चीज़। दूसरा पॉइंट क्या समझना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दूसरा पॉइंट रेडियस ऑफ कर्वेचर से पहले एक चीज़ और बता दूँ, पोल। एक एक चीज़ समझाऊंगा आपको, ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट आपको समझना है पोल। पोल क्या है मेरे भाई, ये तो हो गया आउटर सेंटर, इस स्फेरिकल सरफेस का या कर्व सरफेस का जो आउटर सेंटर है वो क्या हो गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया है। लेकिन जब मैं पोल की बात करूंगा तो पोल कुछ और नहीं है, इस पूरे सरफेस को जो दो इक्वल हाफ में जो डिवाइड करे जो पॉइंट, इस पूरे सरफेस को जो दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिए पॉइंट, इसको मैं क्या कहूँगा, पोल कहूँगा। यानी पोल इज नथिंग बट, लिखिएगा, इसको रिप्रेजेंट करता है पी से। पोल इज नथिंग बट द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और द पॉइंट ऑन द कॉन्केव मिरर which exactly divides the concave mirror in two equal halves, which exactly divide the concave mirror in two equal halves is known as what, pole। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दो टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिया। तीसरे टर्म क्या है, तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, इससे रिलेटेड यानी स्फेरिकल सरफेस से रिलेटेड। तीसरा टर्म आपका आ जाता है पोल से लेकर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो दूरी होगी, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो दूरी होगी, इसको एक नया नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं जिसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। मींस कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और नहीं, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की नापी गई दूरी ही क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। इट सजेस्ट दैट रेडियस, इंग्लिश में लिखिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट the distance measured from pole to the center of curvature, that's it, the distance measured from pole to the center of curvature is known as radius of curvature, that's it। आगे बढ़ते हैं, सारे टर्म्स को याद रखिएगा, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे सब याद हो जाएगा। अगला टर्म आ जाता है फोकल पॉइंट, जिसको कि बेसिकली फोकस कह दिया जाता है, ठीक, FOCUS, फोकस। अब आप कहोगे सर फोकल पॉइंट को मैं फोकस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि फोकस का मतलब क्या होता है, किसी एक चीज पर, किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करना। तो एक काम, एक वस्तु, एक चीज कोई क्या हो जाती है, वो केंद्र हो जाती है। मतलब
आप अब उसके बियॉन्ड कुछ नहीं देख रहे हो, तो उस फोकल, उसको चाहे तो फोकल पॉइंट कह लो चाहे फोकस कह लो, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो फोकल पॉइंट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, कि फोकल पॉइंट इज नथिंग बट, फोकल पॉइंट इज नथिंग बट द एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट विच इज ड्रॉन इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ध्यान समझिएगा, या फिर आप ऐसे लिखिएगा एकदम सिंपल वर्ड्स में, द पॉइंट विच डिवाइड्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इन टू इक्वल हाफ्स इज नोन एज फोकल पॉइंट और फोकस। द पॉइंट विच डिवाइड्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इन टू इक्वल हाफ्स इज नोन एज व्हाट, फोकल पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाइए, पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, आप इसको FL लिख लीजिए, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, FL मत लिखिए, इसको कैपिटल F बना लीजिए, इसको स्मॉल f बना लीजिए अपने डाउट के लिए, डाउट क्लियर ना हो आपको, सॉरी डाउट ना हो आपको, ठीक है। आगे आते हैं कि फोकल लेंथ क्या है बच्चों। तो फोकल लेंथ इज नथिंग बट द लेंथ विच इज मेजर्ड फ्रॉम पोल टू दैट फोकल पॉइंट, द लेंथ विच इज ड्रॉन फ्रॉम द पोल टू दैट फोकल पॉइंट इज नोन एज व्हाट, फोकल लेंथ। समझ पा रहे हैं, फोकल लेंथ कुछ और नहीं, पोल और फोकल पॉइंट के बीच जो दूरी ड्रॉ की जाएगी उसी को हम क्या कहेंगे, उसी जो डिस्टेंस बनाया जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे, जिसको कि मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ स्मॉल f से। कोई दिक्कत इस बात में, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। इसके बाद एक आखिरी इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान रखिएगा। अब कहेंगे सर कि प्रिंसिपल एक्सिस में यह टर्म कहाँ गया। ये सारी चीज़ें तो मुझे समझ में आ रही थी कि ये कहीं ना कहीं एक एक ये सारी के सारे लाइंस जो है वो पोल से ड्रॉ हो रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ये सब और सब कहाँ से कहाँ ड्रॉ हो गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही हमने और रेडियस ऑफ कर्वेचर पर ही सारी चीज़ें पढ़ ली। तो ये तो हो गया क्या, ये हो गया आपकी जितनी चीज़ें हमने यहाँ पढ़ी वो इतने फिगर में क्लियर हो गया। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल एक्सिस कहता है कि इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ये एक डिस्टेंस होगा या फिर एक कह सकते हैं इमेजनरी लाइन होगी, नॉट डिस्टेंस। इट इज़ अ इमेजनरी लाइन विच इज़ ड्रॉन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पासिंग थ्रू अ पोल। यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के बीच में जो हमने लाइन ड्रॉ करनी है वो भी कैसी लाइन, इमेजनरी लाइन जो ड्रॉ करेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ, वो भी पोल से पास होते हुए, उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। दैट्स इट। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में अगर कोई डाउट होगा आपको तो इसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये 6 पॉइंट आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए। ये 6 पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होता हुआ दिखना चाहिए कि मैंने यहाँ पर क्या क्या बताया है। मैंने एग्जाम्पल कॉनकेव मिरर को लेकर बताया है, आप कॉन्वेक्स मिरर को भी एग्जाम्पल लेकर कंसिडर कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप इसको अपना होमवर्क ही समझिएगा कि आपको कॉन्वेक्स मिरर के लिए इन सारी चीज़ों को डिफाइन करना है। सारी चीज़ें बदलती नहीं है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, किसी के लिए कोई वैल्यूज़ बदलेंगी नहीं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे कॉनकेव आपने पढ़ा है वैसे ही कॉन्वेक्स के लिए भी इन सारे पॉइंट्स को एज इट इज़ पढ़ लेना, उसमें कुछ नया नहीं होगा। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत इस बात में नहीं होनी चाहिए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज दैट एक्सटर्नल सेंटर विच इज द सेंटर ऑफ व्हाट, स्फीयर। साथ ही साथ पोल क्या है, इट इज द पॉइंट और इट इज द सेंटर विच इज ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ व्हाट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, कॉनकेव मिरर है, जो कि मिरर को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। साथ ही साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, द डिस्टेंस विच इज ड्रॉन फ्रॉम पोल टू द रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल पॉइंट क्या है, द पॉइंट विच एग्जैक्टली डिवाइड्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इन 2 इक्वल हाफ्स इज नोन एज फोकल पॉइंट। फोकल लेंथ क्या है, द लेंथ विच इज ड्रॉन फ्रॉम पोल टू द फोकल पॉइंट इज नोन एज फोकल लेंथ। एंड प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, द लाइन विच इज ड्रॉन, the line which is passes through the pole of the concave mirror or convex mirror and drawn from infinity, minus infinity to the plus infinity, that imaginary line is known as what, principal axis. That's it for the important terms which we are written here on the board and which you are written in your copy.
आप अपनी कॉपी में जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ करना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, यही वो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और फैक्ट्स हैं जिनको कि आपको अपने कॉपी में लिखना पड़ेगा। और यही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी सब के सब मिलकर आपस में इमेज फॉर्मेशन करेंगे। जब हम इमेज फॉर्मेशन, अभी इसके जस्ट बाद में आपको बताऊंगा कि जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो किस तरीके से ये सारे के सारे फैक्टर्स एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करेंगे जब हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस के लिए क्या पढ़ रहे होंगे, इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे होंगे। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि जितनी चीज़ें आपने यहाँ पढ़ी हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट किस चीज़ के लिए हैं, इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए हैं। किस चीज़ से इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए हैं, किस चीज़ से, स्फेरिकल सरफेस से, यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए ये सारे टर्म्स को आपको याद रखना पड़ेगा, इन सारे टर्म्स को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। देन यू आर रेडी फॉर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल सर्फेसेस। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी। अगर ऐसा कुछ भी रहा हो कि इस टॉपिक से रिलेटेड या इस टर्म से रिलेटेड अभी तक जो मैंने वीडियो बनाया है इसमें अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसको तुरंत ही रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज अगर बच्चों समझ में आया यार तो प्लीज़ सपोर्ट एंड शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ कि एक और भी टीचर है जो बहुत बड़े लेवल का नहीं है लेकिन हाँ छोटे लेवल से शुरुआत कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। और भी लोग हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के जो टीचर हैं छोटे छोटे लेवल पर ही हैं लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा आगे की ओर बढ़ा रहे हैं लोगों को, तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। तो आपका ही ये जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है तो आप प्रमोट करो। हमको प्रमोट इन द सेंस पैसे से नहीं करना है यार, प्रमोट मतलब आपको सिर्फ लोगों तक ये पहुँचा देना संदेश कि येस देयर आर सम टीचर्स, ठीक है, तो जो आपके हेल्प के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो आप याद रखिएगा, ये मैं भरोसा देता हूँ 10th स्टैंडर्ड के बच्चों का कि मैं बनाऊंगा आपको बेहतरीन फिजिक्स में कॉन्सेप्ट में डेवलप करूंगा आपका। बस आप मेरा सपोर्ट करो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कराओ, अच्छे से लोगों तक ये पहुँचाओ। और सबको नहीं पहुँचाना, सिर्फ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक पहुँचाओ ताकि पढ़ने वाले बच्चों तक आसानी से ये सारी चीज़ें पहुँच जाएँ और वो आसानी से सारा का सारा नॉलेज ग्रैब कर सके विदाउट एनी कॉस्ट। इंपॉर्टेंट टर्म है भैया, विदाउट एनी कॉस्ट। सो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जैसा ही आपको पता चलेगा कि बड़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत बेहतरीन सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, आपको मजा आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू व्हाट, दैट स्फेरिकल सर्फेसेस, मतलब कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के लिए हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ, बाय बाय, टाटा, नमस्ते।